स्लेवरी ग्लैंड्स हमने फिनिश कर ली थी, ठीक है। तो ईसोफेगस में मैंने पहले ही बताया था कि कोई ग्लैंड्स प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जरूर प्रेजेंट है। और इसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो आपको शायद पता होगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ऑलरेडी करवा चुका हूं। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फटाफट नाम बताओ। पैराइटल और ऑक्जेंटिक, सब ये कौन सी ग्लैंड है, यूनिसेलुलर, ठीक है। बेचारा सूख गया है। लिख डालो बाकी ग्लैंड, सब लिखा चुका हूं मैं ऑलरेडी। चीप सेलार, पेप्टिक सेलार, जाइमोजन सेल, ठीक है। इसके बाद आपके म्यूकस सिक्रीटिंग सेल या म्यूकस नेक सेल, ठीक है, और गॉबलेट सेल, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कौन सी, अर्जेंटिफिन। तो ये पता ही है आपका कि जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल है, यहां से आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं, सिक्रीट होती हैं, एचसीएल एंड कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर। चीफ सेल से दो क्या तीन हार्मोन्स हार्मोन कह रहा हूं, तीन एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से हैं, बटा फटाफट बताओ। सॉरी, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। जो म्यूकस नेक सेल है, इससे जाहिर सी बात है म्यूकस निकलेगा। और अर्जेंटिफिन से बहुत ढेर सारे क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। लाइक गैस्ट्रिन, एक और हार्मोन मैंने बताया था, सोमैटोस्टेटिन, और एक और सेल बताई थी मैंने, एक्चुअली ईसी सेल। ईसी सेल से आपके निकलते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट सेल का नाम नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूं, ईसी सेल, एंडोक्राइन सेल बोलते हैं इसको। और इससे निकलते हैं आपके हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो ये है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका जो है सिक्रीशन, जो टोटल इनका जो सिक्रीशन है, उसको क्या बोलोगे, गैस्ट्रिक जूस। इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे 1.5 to 3, ठीक है। किस में, एडल्ट में, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो और कुछ मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे बात करें गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम्स प्रेजेंट है, एचसीएल प्रेजेंट है, कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है। हार्मोन्स को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। म्यूकस के साथ में एक और चीज लिख दो यहाँ पे, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। इसका रोल कहाँ पे है, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट का, ये जो एचसीएल है, ठीक है, ये तो पूरा उसकी जो सरफेस है उसको खत्म कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। तो बेसिकली करता क्या है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन ये न्यूट्रलाइज करते हैं किसको, एचसीएल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई।
इसके बाद आते हैं नीचे पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन से कितने क्या क्या निकलता है। ये बच्चे एक बात, 1 मिनट रुकना है, स्मॉल इंटेस्टाइन मत डालो, यहीं पे हम खत्म कर लेते हैं कुछ और। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी देर के लिए रोक दो, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से नीचे आओगे तो यहाँ पहले खत्म करते हैं लीवर। लीवर, और आपको पता है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट देख लेना, कितना लिखा हुआ वेट, 1.2 to 1.4 kg। इसका जो वेट है कितना है, 1.2 to 1.4 kg। किधर की तरफ प्रेजेंट है, राइट साइड ऑफ डायफ्राम बोल सकते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में, बिलो द डायफ्राम। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा लीवर के बारे में। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा ना। बच्चे हंसते खेलते रहोगे तो क्लास आराम से कट जाएगी। थकान महसूस करने की है। कितना भी थके हुए हो, कोई बोल दे कोई तुम्हारे मन पसंदीदा काम करने के लिए, तो तुरंत तैयार हो जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब दिमाग थकता नहीं है, ठीक है। दिमाग बस बोर हो जाता है एक चीज से कंटिन्यूअसली। अब जैसे अब फिजिक्स पढ़ रहे थे, अभी बायो आ गया है, तो नया हो गया कि नहीं हो गया? तो बोर होने की तो कोई बात ही नहीं है, तो बोर मत हो। और जरा सा लीवर का स्ट्रक्चर वैसे मैं एक बार बता चुका हूं, ठीक है, और आपके दिमाग में ऑलरेडी है लीवर का स्ट्रक्चर। इस तरह से लीवर का स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 लोब हैं, एक बड़ा लोब है, दूसरा। तो ये जो बेसिकली लेफ्ट लोब है आपका, लेफ्ट लोब, ये क्या है, बिगर है इन कंपेयर टू राइट लोब। ओके, यहां पे बहुत छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स। यहां पे भी सेम चीज, ठीक है। तो जो लोब्यूल्स है बेसिकली, these are the structural and functional unit of liver. Structural and functional unit of liver. इन लोब्यूल्स के अंदर आपके हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर, अगर लोब्यूल्स को मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो इस लोब्यूल के अंदर आपको क्या मिलेंगी, हिपैटिक सेल्स। और वो जो हिपैटिक सेल्स हैं बेसिकली वो रेडियली अरेंज्ड हैं, इस तरह से आपकी रेडियली अरेंज सेल्स। तो hepatic cell or hepatocytes are arranged radially in hepatic lobules, ठीक है। तो ये बेसिकली, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हैं रेडियली अरेंज्ड hepatic और hepatic cell और hepatocytes। hepatic cell को hepatocyte भी बोलते हैं, ठीक है। और कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब ये हिपैटिक सेल्स बेसिकली क्या सिक्रीट करते हैं, हिपैटिक सेल सिक्रीट करते हैं बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस को वो यहाँ पे, ये जो बेसिकली कैनालिकुली है, ये है कैनालिकुली, हिपैटिक कैनालिकुली, ठीक है। तो एक्चुअली ये 2 कार्ड लाइक स्ट्रक्चर के बीच का जो स्पेस है उसी को बोल रहे हैं कैनालिकुली।
तो वो अपना जो भी सिक्रीशन है कहाँ पे डाल देती है, कैनालिकुली में। कैनालिकुली से फिर अंदर की तरफ यहाँ पे एक हिपेटिक वेन आई हुई है, ठीक है, लेटरल हिपेटिक लेटरल वेन। तो वो सारा सिक्रीशन कहाँ पे आ जाता है, हिपेटिक लेटरल वेन में। और हिपेटिक लेटरल वेन से आपके दो स्ट्रक्चर्स पे जाता है, कहाँ पे, हिपेटिक आर्टरी, एक्चुअली पहले हिपेटिक पोर्टल वेन पे जाता है, फिर वहां से हिपेटिक आर्टरी के थ्रू चेंज कर लेता है अपना रास्ता। जहां पे भी जाना, आपको उतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली ये जो लोब्यूल्स आपको दिख रहे हैं, वो लोब्यूल्स का कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स हैं, जो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बना रखी हुई हैं, और अरेंज कैसे हैं, रेडियली अरेंज्ड, रेडियली अरेंज्ड। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। साथ में ये याद रखना कि ये जो लोब्यूल्स हैं बेसिकली दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब आप एक और चीज देखो, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एक लिगामेंट, इसको कौन सा लिगामेंट, क्या नाम देते हैं इसको, तो जो दो लोब हैं लीवर के, उनको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये लिगामेंट कर रहा है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, कनेक्ट्स बोथ द लोब, ठीक है। ये जो लोब्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है। एक ही बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है, बाकी तो सब निकम्मे निकल गए। कि नहीं, मैं गलत हूं क्या, नहीं तुम बोल सकते हो। ये कौन सी बर्ड बोल रही है इस तरह से डराने वाले अंदाज में, हम्म, बच्चे इसको हिपैटिक कैनिकुली हटा लो, ये बाइल, इसका नाम है बाइल कैनिकुली, बाइल कैनिकुली, और ये हिपैटिक साइनसॉइड है, ठीक है। इन्हीं के बीच में स्ट्रक्चर है, ठीक है, हिपैटिक साइनसॉइड। एक्चुअली जो ये कैनालिकुली है, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इसके इसके किनारे का स्ट्रक्चर, सेल के किनारे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इस तरह वाले स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो, बिल्कुल किनारे वाला स्ट्रक्चर। जो बाकी का बीच का स्पेस है दैट इज हेपेटिक साइनसॉइड, साइनसॉइड। एक और चीज मैं बताने चाह रहा था, हाँ, ये जो ये तो लिख लिए होगे ना पूरा, क्या हुआ, रह गया क्या। ये जो लब्यूल है, इस लब्यूल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब बाकी का आपका ब्लैक कर लेना, ठीक है। इसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लिसन कैप्सूल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, प्रोटेक्ट्स लोब्यूल, ठीक है, लोब्यूल को प्रोटेक्ट करने, ये पूछा जा चुका ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब ये तो थोड़ा सा एनाटॉमी की बात हुई है लीवर में, अब बात करते हैं लीवर में इसका सिक्रीशन, ठीक है। तो जो सिक्रीशन है, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस का पीएच बच्चे कितना है, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास। ठीक है, कई सारी बुक 7.4 भी लिखती हैं। तो बाइल जूस में है क्या क्या, देखो बाइल जूस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फटाफट बताते चलोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। बाइल साल्ट, ठीक है, बाइल साल्ट। ठीक है, कौन कौन से बाइल साल्ट प्रेजेंट है इसमें? टार्कोलेट एंड ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम, अच्छा TAR, स्पेलिंग एक बार देख लेना बच्चा, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। सोडियम ग्लाइकोलेट, वैसे आपसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, ये याद रखना बाइल साल्ट कुछ चीज है, इसी का रोल है एक्चुअली किसमें, इसी बाइल साल्ट का रोल कहाँ पे है, फैट के एब्जॉर्प्शन में या डाइजेशन में बोल सकते हैं, फैट के डाइजेशन। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है बाइल साल्ट के अलावा? बाइल पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट हैं? बाइलिवर्डिन एंड कोलेस्ट्रॉल, मैं इधर की तरफ लिखता हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है उधर। कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड है कोई, कौन से फास्फोलिपिड है? लिसाइथिन। ठीक है, फास्फोलिपिड भी प्रेजेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल है, दिया गया कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, लेसाइथिन है, बाइल पिगमेंट से बाइल साल्ट है, ये सारे कुछ बाइल जूस में प्रेजेंट है। कितना बाइल जूस सिक्रीट होता है? इतने के आसपास, 500 ml पर डे के आसपास। ठीक है, अब एक और चीज बताऊंगा आपको मैं इसमें, मुझे किस पार्ट को रिमूव कर देना चाहिए, इधर वाले को। देखो ये है आपका फैट, ठीक है, फैट एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल तो छोटा ही होता है कि नहीं, तो वो बड़ा क्यों हो जाता है? बड़ा क्यों हो जाता है वो? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, मुझे लग रहा उल्टा खड़ा करना पड़ेगा मुझे, तुम लोगों को लटकाना पड़ेगा उधर पीछे जाके कहीं से। ये बायोमॉलिक्यूल में बता चुका हूं, क्योंकि ये बेसिकली माइक्रोमॉलिक्यूल है ही नहीं है, ये जो है क्या कहते हैं, इसमें एग्रीगेशन हुआ हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, ये एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसमें एक्शन होता है किसका? बाइल साल्ट का। ठीक है, तो जैसे ही बाइल साल्ट इसके ऊपर एक्शन करेगा, इनको जो है ना छोटे छोटे उस पर सेपरेट कर देगा। ठीक है, इसी वजह से तो इसमें एंजाइम नहीं अंदर पहुंच पाता है। ऐसा थोड़ी है कि जो है इसका डाइजेशन वो एंजाइम कर नहीं सकता, वो कर सकता है, पर वो एंजाइम पहुंच नहीं पाता उसके अंदर, तो डाइजेशन करेगा कैसे? तो ये बाइल साल्ट क्या करता है, ये एक टाइप का क्या है, एक टाइप का बोल सकते हो डिटर्जेंट टाइप का है। ठीक है, मतलब इसका एक्शन सिमिलर किसके है, डिटर्जेंट टाइप का। तो ये बेसिकली ये जो एग्रीगेट्स हैं इनको क्या कर देगा, छोटे छोटे एग्रीगेट्स में छोटे छोटे उसमें तोड़ देगा, छोटे छोटे उसमें तोड़ देगा। ठीक है, तो जब ये इसको तोड़ेगा
तो इसके चारों तरफ इसको मान लो कि बाइल साल्ट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाइल साल्ट पूरा इसको इस तरह से कवर कर लेगा, इस तरह से कवर कर लेगा। और अब ये चूंकि सेपरेट हो गए हैं, अब ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ सकते हैं? एंजाइम के कांटेक्ट में। कौन सा एंजाइम? गैस्ट्रिक लाइपेज, या इंटेस्टाइन में आएंगे तो इंटेस्टाइनल लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज वगैरह जो भी है। अब इसके ऊपर जब लाइपेज का एक्शन होगा, लाइपेज का एक्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगा आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ऐसा लग रहा पहले कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है जिस तरह से तुम्हारा बिहेवियर होता है। इस प्रोसेस का नाम बता सकते हो मुझे? मैंने जो किया है ये है क्या? जो मैंने दिखाया है आपको, इसका कुछ नाम है? बाइल साल्ट क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, ठीक है। और ये जो है ये स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ये स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो इनके ऊपर मैं सपोज कर लो गैस्ट्रिक लाइपेज लिख दूं या कोई भी लाइपेज लिख दो, ठीक है, तो ये आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है कि ये बेसिकली जो एग्रीगेट था, एग्रीगेट किसकी वजह से एग्रीगेट है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो उस पे बाइल साल्ट का जब एक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने में, ताकि इनके साथ डायरेक्ट किसका एक्शन हो जाए? एंजाइम का, डायरेक्ट एंजाइम में एक्ट कर सकें, ठीक है। तभी वो एंजाइम तोड़ेगी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल पे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बाइल जूस का अगर अगर आपका जो है क्या कहते हैं बाइल सिक्रीशन में कोई इफेक्ट होता है, बाइल सिक्रीशन में कोई इफेक्ट होता है तो कौन सा? क्या हुआ? अब भूत तो नहीं है कम से कम। अगर कोई इफेक्ट होता है कहां पे? बाइल सिक्रीशन में, तो कौन सा डाइजेशन अफेक्ट करेगा? फैट का डाइजेशन अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बाइल साल्ट ये अगर इस तरह से जो है टूटेगा नहीं स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में, तो बेसिकली फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी थोड़ा बहुत, अगर समझना चाहोगे तो। तो बाइल साल्ट का रोल आपका यहां पे है किसमें? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपको अगर बायोमॉलिक्यूल्स याद होगा तो मैंने पहले लिखाया था कि जो फैट है दिस इज नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स, नॉट अ स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल्स। चलो, तो ये तो हो गया आपका लीवर। लीवर में जितनी चीजें बतानी थी मैंने बता दिए। आगे अगर हम बढ़े तो गॉल ब्लैडर, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस इज stored and concentrated in गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। दूसरा जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की, मैं पहले भी बता चुका हूं पर फिर भी लिखा देता हूं, डक्ट है उसकी वो सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। कौन से हार्मोन का एक्शन होता है? सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता। बच्चे हंसी बहुत आती है, अपनी हंसी को जरा कंट्रोल करो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? ये सिक्रीट कर देगा, ये सिक्रीट गलत बोल रहा हूं, पोर डाउन, पोर द बाइल जूस, ठीक है।
तो गॉल ब्लैडर आपका हो चुका है। पैनक्रियाज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पैनक्रियाज का मेन पार्ट आपको पता है कहां पे पढ़ना है, जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यहां मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि पैनक्रियाज जो है आपकी, ये आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है या मिक्स्ड ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन और, हाँ तेजी बोलो जो भी बोलना। क्या हुआ, धीमे कर दूं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना भी तेज मैं नहीं कर रहा हूं, चलो। ये बहुत सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ये मत सोचना कि आएगा नहीं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है सब। तो मैं क्या बोल रहा था कि पैनक्रियाज आपका हेटेरोकाइन और मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, इसकी जो डक्ट है उसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये डायरेक्टली तो ओपन होती नहीं है, ये पहले किसके साथ कंबाइन करती है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ में। और कॉमन बाइल डक्ट ये आपस में मिलके क्या बना देती हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। चलो इतना अच्छा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में कहां पे ओपन होती है, डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम में ओपन होती है। ठीक है, आपको पता है रेगुलेटेड, इसकी जो ओपनिंग है दैट इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, अब आते हैं पैनक्रियाज का। अगर मैं पैनक्रियाज का जैसे स्ट्रक्चर पहले बनाया था उसका अगर मैं एक आपको सेक्शन काट दूं, ठीक है, तो सेक्शन अगर आपको काटोगे तो आपको अंदर छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा और बाहर का पार्ट। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको आउटर रीजन में दिख रहा है दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, और जो ये अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट। और भी छोटा बना सकता था मैं, होना चाहिए इसको और भी छोटा। दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट। हेट्रोक्राइन इसी वजह से इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहां पे आपकी सेल्स प्रेजेंट है, या इस तरह से लिख सकते हो कि एक्सोक्राइन पार्ट बेसिकली 99% पार्ट जो है पैनक्रियाज का है। पैनक्रियाज का 99% पार्ट किसी ने ऑक्युपाई कर रखा हुआ है, एक्सोक्राइन पार्ट ने। और रिमेनिंग 1% पार्ट किसने ऑक्युपाई कर रखा हुआ है, एंडोक्राइन पार्ट। तो जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो बेसिकली एसाइनर सेल्स है, एसाइनर सेल्स। ठीक है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है यहां पे है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो लैंगरहैंस वाला ये पूरा पार्ट है ये मैं आपको कहां पे पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन सिस्टम में। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां से हार्मोन्स सिक्रीट होंगे, हार्मोन्स। ठीक है, जो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह। ठीक है, अब जो एसाइनर सेल हैं, एसाइनर सेल से कुछ डाइजेटिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ठीक है,
ये जो एसाइनर सेल है इससे क्या सिक्रीट होता है? डाइजेटिव एंजाइम। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली ये प्रोड्यूस करेगा आपका पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का जो नेचर है वो क्या है? एल्कलाइन। पीएच क्या है इसका? एल्कलाइन भी है तो पीएच इसका 7.6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 7.6। कितना अप्रोक्सीमेटली पैनक्रियाटिक जूस निकल जाता है? वही सबका एक ही जैसा है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट है। कुछ ज्यादा तेज हो गया क्या फिर? वो राइटिंग बनाने के चक्कर में है, इस वजह से तुम लोग डिले हो रहे हो, मतलब देर हो रहा है कि नहीं ऐसा? चलो, तो आप पैनक्रियाटिक जूस में आओगे तो जो एंजाइम्स यहाँ पे हैं, एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एक हैं आपके प्रोटीएजेस। अब प्रोटीएजेस कौन कौन से निकल रहे हैं बताओ फटाफट। ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन, और बताओ एक और है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये प्रोटीएजेस कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। दूसरा, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो यहां से क्या निकलता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखना मुझे, इसमें लिखना है कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट। इसको इसमें लिखना क्या है? कौन सा एंजाइम लिख दूं फटाफट बताओ, मुझे याद नहीं है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज। नाम क्या है पैनक्रियाटिक एमाइलेज का? अच्छा चलो ठीक है, अभी बाद में बता देना। फैट का बताओ पहले। फैट, इसके लिए भी कोई एंजाइम प्रेजेंट है तो मैं फैट के क्या लिख दूं? एंजाइम फैट, एक मिनट, फैट नहीं लिखना यहाँ पे, मुझे लिखना है फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लिख दो बेटर है। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, बताओ फटाफट बताओ, क्या लिखूं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को? पैनक्रियाटिक। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ, अच्छा, मेरा भी कंसंट्रेशन लॉस करवाओगे आप ऐसे में? ठीक है, तुम लोग तो सिर्फ कॉपी कर रहे हो। तुमको याद है कि मेरा दिमाग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर मेरे दिमाग में कुछ चल जाता है तो वो बोर्ड पे रिफ्लेक्ट होता है, मैं भूल जाऊंगा। ये फिजिक्स थोड़ी है कि आप जो है क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट एक ऊपर लिख दिया, इसके बाद फिर सब चीज लॉजिकल चलनी है। यहाँ पे लॉजिक चलाने के लिए फिर 10 साल यही पढ़ते रहोगे, इतना डीप हो जाएगा ये। तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम में पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो ये तो आपके एंजाइम्स हैं पैनक्रियाटिक जूस के। ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है इसको एचटीपीएस बोलते हैं मोस्ट प्रोबब्ली, मुझे एक बार चेक कर लेने दो।
और भी है इसमें कुछ कुछ, रुको। टाइम कितना हुआ बच्चे? बच्चे थोड़ा बुलंदी में बोला करो। इस पैनक्रियाटिक लाइपेज को पहले लिख दो आप, ये है आपका स्टेपिएज या स्टेप्सन, ठीक है, और ये है आपका एमालोप्सिन। ही है ना, एमालोप्सिन ही है सर, हाँ सही है एमालोप्सिन। चलो यहां से आपका, हाँ अभी और इसमें न्यूक्लिक एसिड के लिए भी चाहिए, ठीक है, न्यूक्लिएजेस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो न्यूक्लिएजेस में आपको पता है डीएनएजेस एंड, या सिर्फ डीएनएज लिख लो, आरएनएज, ठीक है। बड़ा बड़ा मतलब अगर पूरा का पूरा डीएनए है तो उसको बीच बीच से तोड़ेगा ये, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ जैसे बाइकार्बोनेट आयन, म्यूकस, ठीक है, तो ये भी सिक्रीट होंगे वहां से, ये भी सिक्रीट होंगे। तो ये तो आपका पैनक्रियाटिक जूस का पूरा डेटा हो गया। अब आते हैं आगे, पैनक्रियाटिक जूस से चलते हैं पहले इंटेस्टाइनल जूस की तरफ। बाइल जूस तो करवा दिया ना मैंने, पैनक्रियाज के बारे में जितनी चीजें थी मैंने निकाल दिया सारी। आ जाओ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आपके पास में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? एक तो है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड, और दूसरी है क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, ठीक है। इन दोनों का सिक्रीशन जो है क्या बनाएगा? इंटेस्टाइनल जूस बनाएगा, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन का जो सिक्रीशन है, इधर का तो शायद आपने कर लिया होगा। एक्चुअली बच्चे जब डिटेल में पढ़ाओ ना तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस इंटेस्टाइनल, सॉरी क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन, इन दोनों का जो सिक्रीशन है, दिस सिक्रीशन इज नोन एज इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिख दो यहां पे कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसमें एंजाइम, नो एंजाइम प्रेजेंट इन इट्स सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो फिर एंजाइम्स कहां से निकलेंगे? क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन। और क्रिप्ट्स ऑफ लीबर कुहन की जो सेल्स हैं, ये तो क्रिप्ट्स है ना, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का क्रिप्ट्स है, ठीक है, ये क्रिप्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाले इसको क्या बोलोगे, इनको क्या बोलोगे? विलाई। और ये जो खाली यहाँ वाला जो स्पेस है ये क्या है? गड्ढा। क्रिप्ट मींस होता है गड्ढा, ठीक है। तो ये क्रिप्ट्स है। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, उनको उनको बोला गया क्रिप्ट्स ऑफ, वो पूरा, वो इसको पूरा बोला गया क्रिप्ट्स, ये पूरा क्रिप्ट्स है। और इस क्रिप्ट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होंगी वो बेसिकली कौन सी होंगी? वो उनका सिक्रीशन होगा इंटेस्टाइनल जूस में, एंजाइमेटिक जो वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं आपको पता है कौन सी सेल है? अभी तो बताया था कुछ, पलटो नोट्स पलटो।
नोट्स पलटो, लिखा है कि नहीं? अरे पलटोगे नोट्स या शुभ घड़ी मुहूर्त निकलवा दूं मैं पंडित जी को बुला के? मतलब सब ब्लैंक हो, क्या करोगे लाइफ में अपने? बोलो कुछ नहीं। तो बच्चे मैं बोर नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे इतना पता है, इतना तो मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। फिर भी ऐसा लग रहा है कि ना, आप चाहे जो कर लो, हम तो ना उठेंगे। एक मूवी देखना जाके, रांझना, ये धनुष की मूवी है, आज से 7-8 साल पहले आई थी। ये साउथ इंडियन एक्टर, रजनीकांत से कुछ रिलेशन है उसका। हाँ सननला। ओके, तो इसका एक मूवी है, वो जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद भी उसको कुछ बोलता है कि सोचता हूं कि उठूं, फिर लगता है कौन उठे। फिर से वही सब कुछ। तो वही हालत तुम्हारे। इतना स्टोरी मुझे बतानी पड़ गई। क्या हुआ? चलो आगे आओ। तो मैं क्या बताने जा रहा था, मेरा फ्लो गड़बड़ा दिए तुम लोगों को, जो है ना एंटरटेन करने के चक्कर में। हाँ चलो, ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबर कोहन जो है आपका, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो एंटीरोसाइट्स है, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स। इनका जो सिक्रीशन है बेसिकली वो एंजाइमेटिक पार्ट बनाता है, ठीक? सिक्रीट्स एंजाइम्स, मतलब जो भी डाइजेटिव एंजाइम्स बनेंगे, डाइजेटिव एंजाइम्स जो सिक्रीट होंगे वो कौन सिक्रीट करेंगे? ये क्रिप्स ऑफ ल्यूबर कोहन की जो यहाँ वाली, मतलब ये जो क्रिप्स है, यहाँ पे जो बेसिकली ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स हैं या एंटीरोसाइट्स हैं, वो सिक्रीट करेंगे, ठीक है? वो सिक्रीट करेंगे। चलो, तो अब आते हैं एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं, या सिक्रीशन, जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस है, इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं जरा सा। ऑनेस्टली बताता हूँ, आज के पता नहीं अभी भी कुछ जगह पे होता ही होगा, स्पेशली जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं पहुंचा है, बायो के नाम पे क्या पढ़ा देते थे पता नहीं। मतलब बायो में जैसे आपके पूरे उसमें कम से कम 8-7 यूनिट हैं, उसमें से 1-2-3 यूनिट पढ़ा देंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत एनिमल और प्लांट किंगडम पढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा, बाकी सब साफ कर देंगे। क्या पढ़ाते हैं भगवानी मालिक है। और तुम लोगों को नींद आ रही है, कहने का मतलब ये था। मैं कोई भी चीज बिना बिना उसके नहीं बोलता हूँ, इसलिए मत सोचना कि मैं तुमको जो है क्या कहते हैं ऐसे ही कुछ बोले दे रहा हूँ। चलो आ जाओ। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि आप जो है ना इंटेस्टाइनल जूस देखो यहाँ पे। अच्छा चलो, एक और चीज बताता हूँ आपको। मैं क्लास आई थिंक 8th में था, हाँ क्लास 8th में था मैं। तो वहां पे ना एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता था, तो मैं मेरे सारे मतलब कुछ लोग जो ठीक ठाक थे पढ़ने में, वो गए देने के लिए गवर्नमेंट इंटर, जो है वो सेंटर होता था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठा दिए गए, डिस्ट्रिक्ट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का होता था ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो वहां पे आया, अगर तुमको हिंदी में थोड़ा बहुत पता होगा तो वहां रस है, ठीक है? अब रस मौसमी का रस मत समझ लेना। रस एक्चुअली ना जो भी जो क्या बोलते हैं पोएम्स होती हैं हिंदी में, कविताएं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, ऐसे। ठीक ठीक है। अब इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं बांग्ला में वो मुझे नहीं पता। तो वहां पे पूरी 2 लाइनें लिखी हुई थी एक पोएम की, और उसमें पूछा इसमें कौन सा रस है। तो तो मेरे फ्रेंड से एक बगल में बच्चा पूछता है कि इसमें कौन सा रस है, बता दे।
बोलो मौसमी का रस है। मौसमी का रस है, लिख दे। तो अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको बांग्ला में? नहीं, जो रस है ना वो उसका इंग्लिश में नहीं होगा तो एक्सप्रेशन, मतलब वो दो लाइन से क्या? नहीं बच्चे, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि नहीं है। जो बीज रस है ना वो ये सब डांस बोलिए या लिटरेचर सब चीज में एक ही है। अच्छा, एक ही चीज है, एक ही चीज है। ओके। और उसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो एक्सप्रेशन कहते हैं कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ये है। बांग्ला में हम उसे भाव कहते हैं। अच्छा, भाव बोलते हैं उसको, ओके ओके। नहीं, वो मेरा सेंट मैं चाहूंगा भी तो नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो इनबिल्ट है नहीं। जैसे तुम लोग कोशिश करोगे तो शायद हिंदी पहुंच जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी से टच रहा, पर मेरा टच तो कभी बांग्ला में था ही नहीं। मैं जब यहाँ पहली बार आया तो मुझे बांग्ला सुनने मिला। सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैं किस किस चीज को सीखूं बताओ? नहीं बच्चे, जिनके पास थोड़ा सा टाइम होता है ना, या ये बोल सकते हो जो थोड़े से एंथुसियास्टिक होते हैं सीखने के लिए, तो ये बोल सकते हो कि मैं एंथुसियास्टिक नहीं हूँ। और बाकी थोड़ा मेरा लैंग्वेज लर्निंग वैसे भी वीक है, मेरा लैंग्वेज उतना तेज नहीं मैं ग्रैस्प करता हूँ। अरे इधर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा टाइम मैं और खा जाऊंगा। आओ इधर। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस, इसका भी जो पीएच है वो भी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 7.6 के आसपास। इसका भी वही है 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, और चलो इंटेस्टाइनल जूस में देखो जितने भी बड़े बड़े प्रोटीन्स थे, मतलब जब जो चीज आप फूड में ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो प्रोटीन का पहले सबसे कहां पे हुआ डाइजेशन? स्टमक में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स थे उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर इसके ऊपर एक्शन हुआ पैनक्रियाटिक जूस का, जो थोड़े बहुत रह गए थे उनको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अब जब जो है क्या कहते हैं, जब इंटेस्टाइनल जूस की बारी आती है तब तक जो है ना बहुत बड़े बड़े प्रोटीन नहीं बचते। ठीक है, वो पेप्टाइड्स रहते हैं। ठीक है, और पेप्टाइड्स का डाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो एंजाइम्स हैं आपके पास में वो है पेप्टाइडेजेस। पेप्टाइडेजेस, ठीक है, नाम मैं अभी दिखा देता हूं, लिखा देता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा पेप्टाइडेजेस के नाम, आपको याद आ रहे हो तो बताओ मुझे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का भी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में जितना जो डाइजेशन होगा वो बेसिकली डाइसैक्राइड का होगा। मतलब कौन से एंजाइम्स आएंगे? डाइसैक्राइडेजेस, मतलब जैसे आपके सुक्रेज हो गया, ठीक है, माल्टेज हो गया, ठीक है, आपका जो है क्या कहते हैं लैक्टेज हो गया, पर लैक्टेज सिर्फ आपके कहां पे पाया जाता है? ओनली इन ह्यूमंस। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे कि कई सारे लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, वो मिल्क पीते हैं तो वो जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज एब्सेंट है। ठीक है, वो लैक्टेज एब्सेंट है। जैसे एक और चीज बता देता हूं कि इंडियंस जनरली जब अल्कोहल इंटेक करते हैं तो अल्कोहल डिहाइड्रेज का बहुत ज्यादा मतलब जो स्पेशली अल्कोहल डिहाइड्रेज एंजाइम है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी में इंडियंस पॉपुलेशन में है। ठीक है, जबकि यही जो यूरोपियन कंट्री पे जाओगे तो वहां पे उनके पास में अल्कोहल डिहाइड्रेज प्रेजेंट है, तो वो बड़े इजी वे में डाइजेशन करते हैं, हम उतना इजी वे में उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब देखे वाइन पीते रहते हैं। तो चलो मैं आपको लिखा देता हूं। प्रोटीन में लिखो जरा हाँ हाँ वही है, एंटीरोकाइनेज। एक्चुअली अब याद आया कि मैं लिखाने कुछ और जा रहा था, और चलो कोई नहीं, प्रोटीएजेस, ये पेप्टाइडेज लिखो पहले, डाइपेप्टाइडेजेस और एमाइलोपेप्टाइडेजेस। इसमें लिख दो डाइपेप्टाइडेजेस और एमाइलोपेप्टाइडेजेस। ठीक है, इसके बाद आप उसके लिए लिख दो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो डाइजेटिव एंजाइम्स होंगे इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट, तो वही सारे लिख दो आप, माल्टेज,
सुक्रेज, लैक्टेज, और बताओ कोई है? फ्रक्टोज तो ऑलरेडी बन चुका है इसमें, माल्टेज, चलो ठीक है बाद में देख लेंगे अगर कुछ बचता है। फैट के लिए आपका यहाँ पे इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, ठीक है, तो लाइपेज ही लिख दो आप उसको। और न्यूक्लियस के लिए बड़े बड़े न्यूक्लियस टूट गए हैं, तो अब बचे क्या है वो, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियो, लिख दो न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो याद रखना ये पूछ लेता है कई बार कि ये किसका पार्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल ऑलरेडी टूट चुका है, तो अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, तो ये ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। अब आपको पता ही है कि अगर न्यूक्लियोसाइडेज का एक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट आएगा, न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, अरे शुगर प्लस बेस, ठीक है, बच्चे तो ये तो मैंने करवा दिया जितना भी था सारी चीजें। इंटेस्टाइन का तो मुझे लग रहा है अभी टाइम कितना हुआ है अपना, 4:03 हुआ है, 2-3 मिनट में छोड़ देता हूं मैं आपको। ये इंटेस्टाइनल जूस का ये पार्ट हो गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मुझे इससे पहले लिखाना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एंटीरोकाइनेज, ये कई बार बच्चे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये एंटीरोकाइनेज कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय एंटीरोसाइट और इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है। इसको आप यहां पे लिख सकते हो, इसको आप यहां पे लिख सकते हो क्या, एंटीरोकाइनेज, यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है, किसका पार्ट है ये, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है, तो लिख दो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। करता क्या है, ये आपका जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन, ये किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा किसमें, ट्रिप्सिन में। तो जो एक्टिवेशन का काम कौन करता है, ये एंटीरोकाइनेज करता है। कैसे करता है, इसका जो पार्ट है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव है उसको काट के बाहर कर देता है। तो है क्या एक्चुअली, ये है क्या, ये पेप्टाइडेज है, ठीक है, प्रोटीएज है बेसिकली जो डाइजेस्ट कर रहा है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये ट्रिप्सिन फॉर्म में आ जाता है। और ये बताओ कि ये ट्रिप्सिनोजन एक्चुअली किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अनटिल अनलेस ये एंटीरोकाइनेज इसके ऊपर काम नहीं करेगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं होगा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं हुआ तो जो आपका काइमोट्रिप्सिन है और आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है वो अपने एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएंगे। दैट मीन्स कि एंटीरोकाइनेज की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंटीरोकाइनेज कहां से है, एंटीरोसाइट से सिक्रीट हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ये तो पूरा डिटेल था किसका, ग्लैंड्स का और उनके सिक्रीशन का, ठीक है, कौन से एंजाइम सिक्रीट है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश, क्योंकि अब कुछ बचता नहीं है। अब जस्ट आपको रिएक्शन बताते चलना है कि ये हो रहा है, इससे टूट टूट के ये बना, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में इससे टूट टूट के ये बना, इससे टूट के ये बना। एक 15 मिनट के अंदर वो मैं सारा डिटेल लिख दूंगा। इसके बाद 5 मिनट के अंदर मैं उनका 10 मिनट रख लो, 5 मिनट फैट के एब्जॉर्प्शन में, 5 मिनट अदर डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन में, 10 मिनट में वो मैं खत्म कर दूंगा। मतलब ये चैप्टर सिर्फ आपका कितनी देर के लिए रह गया है, हाफ एन आवर्स, ठीक है। एक काम करना, होमवर्क दे रहा हूं कि जो भी डिसऑर्डर्स हैं
वो घर पे जाके रीड करना और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये चीजें हो रही है वहां पे। तो आज के लिए बस इतना ही।